जो व्यक्ति है कैसे पहचाने कि उसकी बॉडी में, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है? ब्रिस्कली थोड़ा तेज चलते हैं आप तो आपको लगता है सांस फूल रही है। थोड़ा सा तेज चलने पे आपको छाती में दबाव, भारीपन ये महसूस होता है। आपने हल्का सा एक्सर्ट किया, यू स्टार्टेड स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, जो कि आपको पहले इतना नहीं होता था। एक्सर्शनल पाल्पिटेशन मतलब आप थोड़ा सा चले और बहुत तेज धड़कन दिल में महसूस हो रही है। इंटरनेट पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है? 60 से 90 के बीच में, कई जगह पर 50 to 90 भी बोला जाता है। क्या ये हार्ट प्रॉब्लम्स जेनेटिक भी होती हैं? तो अगर प्री मैच्योर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको खतरा ज्यादा रहता है हार्ट अटैक आने का। लोग बोलते हैं कि जिनको हाइपरथायराइडिज्म होता है उनको हार्ट डिजीज होने का भी रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो थायराइड यस श्योरली आपकी हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर आप हाइपो या हाइपर किसी से भी पीड़ित हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली दवाइयां लेनी चाहिए। क्या हार्ट पर भी इसका असर पड़ता है अल्कोहल का? अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में बिंज ड्रिंकिंग करते हैं तो वो आपके हार्ट की मसल्स को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। बट हार्ट की वजह से कुछ उनको एकदम से साइलेंट अटैक जैसा हुआ और उनकी तुरंत डेथ हो गई, वो गिर गई स्टेज पे। इन केसेस में हमारे देश में तो नहीं है कई जगह पर, बट इफ यू गो आउटसाइड बाहर जाएंगे तो हर जगह पर एईडीज लगे होते हैं। मतलब आपको शॉक देने के लिए अगर कोई भी मरीज सडनली अनकॉन्शियस गिर जाए तो फटाफट आप पेशेंट को शॉक देके यू कैन रिवाइव। जिनको हार्ट अटैक एकदम से आता है क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सीपीआर अगर इफेक्टिवली किया जाता है तो आप उनको रिवाइव कर सकते हो। यू कैन गिव दैट एक्स्ट्रा टाइम जब तक कि हॉस्पिटल या एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी और वो टेक ओवर करेंगे। हार्ट के लिए कार्डियो ज्यादा बेहतर होता है या वेट ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी होती है? रनिंग या कार्डियो जो भी एक्सरसाइज होती हैं दे आर डेफिनेटली बेटर, एंड्योरेंस वाले अच्छे माना जाता है। हार्ट पेशेंट है तो उनके लिए ज्यादा एक्टिव रहना अच्छा होता है या ज्यादा रेस्ट करना अच्छा होता है? डेफिनेटली नीड रेस्ट जब आपको अटैक पड़ा है, बट वंस यू हैव रिकवर्ड, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 10 डेज, उसके बाद यू शुड स्टार्ट योर डेली एक्टिविटी। हार्ट के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर क्या क्या टेस्ट है जो उनको करवाते रहने हैं? 30-35 के बाद आपको अपने रेगुलर टेस्ट करते रहने चाहिए, जिसके अंदर कि हम लोग कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल देखते हैं, आपका एक इको करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं। देयर इज अनदर टेस्ट नोन एज ट्रेडमिल टेस्ट। हम आपको दौड़ा के देखते हैं ट्रेडमिल के ऊपर कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है स्ट्रेस को। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आज के सेशन में हम आपके जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, जो आप हार्ट से रिलेटेड सवाल इंटरनेट पर पूछते हैं, गूगल सर्च करते हैं, उनके जवाब आज हम आपको देंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक चौधरी। हेलो डॉक्टर। हाय वर्षा, वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। और मैं एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में वर्किंग हूँ एज ए सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स भी हमसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं ओपीडी में, वेदर दे आर कमिंग फॉर रेगुलर चेकअप्स या उनको कोई बीमारी है उसको लेकर वो आ रहे हैं। तो या लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन देयर माइंड जो वो कभी पूछ नहीं पाते हैं या फिर इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं। तो आज उनका आंसर ढूंढने का एक सही टाइम है, मुझे लगता है। बिल्कुल। और सर क्या होता है ना कि इंटरनेट पे जब वो ढूंढते हैं तो उनको आंसर्स भी मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन भी होती है और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इस सेशन के थ्रू हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि आज हम इन्फॉर्मेशन, जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हार्ट प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं तो कॉमन ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जो लोगों को पहचानने बहुत जरूरी है? नहीं, बिल्कुल आपने पहले भी सही कहा कि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, बट वो कितनी ऑथेंटिक है सबसे पहले तो वो हमें कंफर्म करना जरूरी होता है। जो आपको बोल रहा है वेदर ही इज क्वालिफाइड एनफ टू गिव यू दैट एडवाइस और नॉट। ट्रू है ना। और तो पहले आप ये इंश्योर करिए, अगर आप नेट पे कुछ भी देखते हैं, यू मेक श्योर के जो आपके पास जो बंदा दे रहा है ही इज क्वालिफाइड एनफ टू डिलीवर यू, टू गिव यू दैट इंफॉर्मेशन, एंड यू कैन टेक दैट एडवाइस, बट देन यू नीड टू कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो भी डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है उससे आप मिलिए एंड देन यू डिस्कस के आई हैव read this or I have come to know these things about heart health, whether it will be applicable on me or not. So हर एक पेशेंट की जो नीड होती है दैट इज इंडिविजुअल। जो आपको बताया जाता है इंटरनेट पे दैट इज जनरलाइज्ड। सो फॉर इंडिविजुअल केयर यू डेफिनेटली नीड टू विजिट योर पर्सनल और जो आपके डॉक्टर हैं या आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी हैं। बिल्कुल। तो सर जो हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं उनके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति है कैसे पहचाने कि उसकी बॉडी में, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है।
तभी हम पकड़ पाएंगे बीमारियों को। एंड सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स, दे आर अलार्म्स ऑफ आवर बॉडी, देन ओनली वी ट्राई एंड फाइंड आउट द रीजन। तो सिम्टम्स को जानना बहुत जरूरी है। हार्ट के पेशेंट्स में, दिल के मरीजों में जो मेन सिम्टम्स होते हैं, दे आर यूजुअली एक्सर्शनल। एक्सर्शनल मतलब काम करने पे। तो इफ यू वॉक ब्रिस्कली, थोड़ा तेज चलते हैं आप, तो आपको लगता है सांस फूल रही है। थोड़ा सा तेज चलने पे आपको छाती में दबाव, भारीपन ये महसूस होता है। आपने हल्का सा एक्सर्ट किया, यू स्टार्टेड स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, जो कि आपको पहले इतना नहीं होता था। एक्सर्शनल पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन मतलब आप थोड़ा सा चले और बहुत तेज धड़कन दिल में महसूस हो रही है। इसके अलावा जो कॉमनली मिस्ड है, दैट इज फटीग, इजी फटीगेबिलिटी। थोड़ा सा काम करके मैं थक गया हूँ, तो लोगों को लगता है कि मेरी उम्र हो रही है या थोड़ा सा बीमार था, उस कारण से मेरे को फटीग या थकान हो रही है। बट फटीगेबिलिटी कैन बी वेरी इजीली मिस्ड सिम्टम, जो कि दिल के कारण शायद हो रहा था। इसके अलावा डिस्पेप्सिया मतलब गैस के सिम्टम भी कभी कभार हार्ट के कारण हो सकते हैं, या दिल के मरीजों में गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। बर्निंग, सेंटर में बर्निंग होना, गैस बनना, ये सिम्टम भी हो सकते हैं। इसके अलावा इन सिम्टम्स में आप कंफ्यूज कर जाते हैं। किसी को चेस्ट पेन होगा, किसी को छाती में दर्द होगा, दे विल रश टू हॉस्पिटल कि मुझे हार्ट की तकलीफ हो रही है। आप मिस कहाँ करते हैं? जब ये गैस्ट्रिक सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको नौजिया जैसा लग रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो यू कैन इजीली मिस योर सिम्टम्स। वहां पर कुछ चीजों का ध्यान देना जरूरी है कि इन सिम्टम्स के साथ गैस तो होती रहती है आदमी को। आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने गैस की गोली खा ली है, मैंने अपने जो प्रिकॉशन लेने थे वो ले लिए हैं, स्टिल इट इज वर्सनिंग, ये फिर भी खराब हो रहा है, साथ में मुझे पसीने आ रहे हैं। देन देयर इज अ फीलिंग दैट इज कॉल्ड एज सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम। मतलब आदमी को लगता है कुछ खराब होने वाला है मेरे साथ, वो बॉडी अपने आप ही बोलती है। तो दैट सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, वो आपको एक क्लियर कट सिग्नल देती है कि नहीं, आई शुड रश टू द हॉस्पिटल और आई शुड विजिट माई नियरेस्ट कार्डियोलॉजी सेंटर। ओके सर, अभी आपने पैल्पिटेशन की बात की थी, और इंटरनेट पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो नॉर्मल हार्ट रेट यूजुअली पर मिनट, अगर आपका हार्ट रेट 60 to 90, दिस इज अ रेंज, 60 से 90 के बीच में, कई जगह पर 50 to 90 भी बोला जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन आपकी फिजिकल एक्टिविटी। जो एथलीट्स होते हैं, दे यूजुअली टेंड टू हैव अ लोअर हार्ट रेट। नॉन एथलीट्स या जनरल पब्लिक थोड़ा सा, या जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों का थोड़ा सा हायर साइड पर रहता है। बट देयर इज अ रेंज, 60 to 90 पर मिनट इज द नॉर्मल हार्ट बीट या हार्ट रेट। सर, जो आपने अभी सिम्टम्स बताए थे कि आपको पैल्पिटेशंस होते हैं, आपको बर्निंग सेंसेशंस हो सकते हैं स्टमक में, या हार्ट में भी बर्निंग सेंसेशंस हो सकते हैं, तो क्या होता है ना, कई बार आपने भी बोला कि लोग इग्नोर कर देते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं वो ओवर द टाइम दिखना शुरू होते हैं, एकदम से ही दिखना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, तो क्या ऐसा मेरा हार्ट इशू हो सकता है उसकी वजह से, या ये थोड़ा टाइम ले लेके धीरे धीरे बिल्डअप होता है? यस, तो अच्छा सवाल है ये। यूजुअली जिसको भी आज अटैक पड़ा है, कुछ समय पहले से ये सिम्टम्स चल रहे होते हैं। इनिशियली वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, थोड़ी देर में रुक जाते हैं, बट विद द कोर्स ऑफ टाइम दे बिकम मोर सीवियर, इंटेंसिटी बढ़ जाती है उनकी, द ड्यूरेशन बिकम्स लॉन्गर, एंड देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग एसोसिएटेड विद अदर थिंग्स ऑल्सो। मान लो 15-20 दिन पहले मैं हल्की सी गैस बनी और मैंने कुछ गैस की गोलियां खाई, एंड इट रिलीव्ड आफ्टर 15-20 मिनट्स। अगेन 10 डेज के बाद नाउ इट द ड्यूरेशन हैज इंक्रीज, आधा घंटा मैं अनकंफर्टेबल रहा, मैंने गैस की गोली खाई, उसके बाद मुझे आराम नहीं मिला, एंड अगेन आफ्टर 5-10 डेज इट हैज इंक्रीज टू मच, क्या मुझे स्वेटिंग भी हो रही है, मेरे को परेशानी होने लग गई। तो दिस इज हाउ यूजुअली द सिम्टम्स दे प्रोग्रेस। बट समटाइम्स व्हेन इट इज अ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम सिनेरियो, मतलब अटैक पड़ रहा है आपको, दैट टाइम समटाइम्स सम पीपल दे डोंट हैव दिस प्रीवियस बैकग्राउंड सिम्टम्स। उस केस में आपको सडनली छाती में दर्द, भारीपन, घबराहट या बर्निंग या वॉमिटिंग, नौसिया हो सकता है। ओके, तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि ये ओवर द टाइम होते हैं, धीरे धीरे आपको दिखना शुरू होते हैं सिम्टम्स हार्ट प्रॉब्लम्स के। एक जो बहुत कॉमन सवाल रहता है लोगों का, जो इंटरनेट पे वो सर्च करते हैं कि मोस्ट कॉमन हार्ट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सबसे ज्यादा कॉमन ऐसी कौन सी दिल से संबंधित बीमारियां हैं जिनसे लोग ग्रस्त रहते हैं? तो जो मोस्ट कॉमन हार्ट की बीमारी बोलेंगे, उसमें जो हार्ट को खून देने वाली नसें होती हैं, उसमें ब्लॉकेजेस होना, दैट इज द मोस्ट कॉमन कार्डियक डिजीज, जिसके कारण आपको एंजाइना, जैसे कि चलने में दर्द, भारीपन, या अटैक भी बन सकता है। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसका मतलब हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आना, इज द मोस्ट कॉमन एनकाउंटर्ड
दिल की बीमारी हमारी सोसाइटी में। ओके, और इसके अलावा और क्या बीमारियां हैं? अब हार्ट एक बड़ा ऑर्गन है, तो उसके अंदर अगर आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट की जो बीट करने की स्पीड है 60 to 90, अगर उसमें कोई वेरिएशन होती है, मान लीजिए वो बहुत धीरे हो जाती है, 20-30 पे बीट कर रहा है आपका हार्ट, या बहुत तेज हो जाती है 200-250 पे बीट कर रहा है, देन दीज आर कॉल्ड अरिथमियाज। इनको अरिथमियाज बोला जाता है, हार्ट की धड़कन की एबनॉर्मेलिटी, धड़कने की स्पीड की एबनॉर्मेलिटी। इसके अलावा हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है और ब्लड पुश करता रहता है। अगर इस मसल में किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसको बोला जाता है मायोकार्डाइटिस, हार्ट की मसल्स का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। तो इस तरह से हार्ट की ये जो आर्टरी की ब्लॉकेजेस जो मैंने बताई जो कॉमन है, उसके अलावा ये कुछ और बीमारियां भी हैं। इसके साथ हार्ट के वॉल्व्स, हार्ट के अंदर वॉल्व्स भी होते हैं जो कि खून का बहाव एक ही डायरेक्शन में बना कर रखते हैं। उनमें भी अगर लीकेजेस या सिकुड़न आ जाती है तो भी आपको हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सब कई बीमारियां हैं, मोस्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी होती है इन सब में। ओके, और जैसे सर अभी आपने मोस्ट कॉमन हार्ट प्रॉब्लम्स बताई, क्या ये हार्ट प्रॉब्लम्स जेनेटिक भी होती हैं? मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर माँ बाप को है या फैमिली में किसी व्यक्ति को है, तो बच्चों में भी ट्रांसफर होती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। जेनेटिक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर कि आपके अंदर बीमारियां हो सकती हैं। कई बीमारियां जो जैसे कि मैंने बताया मोस्ट कॉमन आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस पैदा होना। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को प्री मैच्योर हार्ट डिजीज की शिकायत है, प्री मैच्योर हम लोग तब बोलते हैं जब महिलाओं में 65 से पहले और पुरुषों में 55 से पहले हार्ट की बीमारियां अटैक हो रहा हो, तो अगर प्री मैच्योर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको खतरा ज्यादा रहता है हार्ट अटैक आने का। तो ये तो हो गया ब्लॉकेजेस वाली बीमारी का। तो हार्ट रिदम या धड़कन की जो एबनॉर्मलिटीज हैं उसके अंदर भी काफी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, हार्ट की मसल्स का मोटा हो जाना, ये भी इस तरह की ही एक बीमारी है जो कि जेनेटिक्स, जो कि जीन्स में या परिवारों में कैरी होती है। ओके, मतलब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको भी होने का की रिस्क संभावना ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा है। ज्यादा है, yes। क्योंकि उनको ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट मिला हुआ है, तो केसेस रहते हैं कि ऐसा रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया जो हार्ट को मसल मोटा हो गया, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ये अगर हमारे मान लीजिए मेरे फादर को है, तो मेरी प्रोजेनी में मींस माय ब्रदर सिस्टर्स, हाँ। उनके अंदर भी ये होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर किसी फादर को है तो ही शुड गेट हिज किड्स एंड हिज सिबलिंग्स, मतलब माय फादर इफ ही इज हैविंग डिजीज, उसको बीमारी है, उनको बीमारी है, तो उनके ब्रदर्स मींस मेरे चाचा जी, ताऊ जी, उनमें भी होने की संभावना है, बिकॉज ही हैज, उन्होंने भी किसी से लिया है, अपने फादर से लिया होगा, एंड नाउ ही इज गोइंग टू ट्रांसमिट इट टू मी, नॉट ओनली मी, सिर्फ मैं नहीं, मेरे ब्रदर सिस्टर्स में भी ये बीमारी जा सकती है। सो स्क्रीनिंग भी जरूरी है। अगर आपको पता लग गया कि एक आपको इंडेक्स केस मिल गया है कि इस आदमी को बीमारी है, तो हिज ब्रदर सिस्टर्स, इनके नीचे की जो प्रोजेनी है उसको भी स्क्रीन करना जरूरी होता है। एंड देयर इज स्पेसिफिक क्राइटेरियाज कि वो कब स्क्रीनिंग करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। क्या क्राइटेरियाज होते हैं? इस स्पेसिफिक बीमारी के लिए तो ईसीजी और इको किया जाता है एज अर्ली एज 15-20 ईयर्स ऑफ एज, अगर आपको वो मिल जाता है, और उसके बाद हम लोग वो स्क्रीनिंग करते रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो बीमारी उस उम्र पे ना आए और कुछ समय के बाद आए, तो स्क्रीनिंग आगे भी कंटिन्यू रहती है इनकी प्रोजेनी में, इनके बच्चों में या इनके ब्रदर सिस्टर्स में। इसके अलावा ये तो हो गया एक रेयर डिजीज। इसके अलावा जो कॉमन बीमारी है कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मलिटीज, अगर आपके फादर को कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मलिटीज है एंड उनको हार्ट की बीमारी रही है, तो चांस ज्यादा है कि आपको भी बीमारी आएगी। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? यू गेट योर कोलेस्ट्रॉल चेक्ड एट अ अर्ली एज। वैसे भी गाइडलाइंस बोलते हैं कि 30-35 साल की उम्र पे आपको अपने चेक करवा लेने चाहिए, बेसिक टेस्ट, हार्ट रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट। बट इन केसेस में जहां पर हमें लग रहा है कि जेनेटिक इश्यूज भी हैं, वहां पर और भी अर्ली हमें कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट करने पड़ते हैं। ओके सो दैट वी कैन टेक मेजर्स। बिल्कुल सर, आपने कोलेस्ट्रॉल की बात की, आई थिंक ये बहुत मोस्टली कॉमन आस्क क्वेश्चन होता है कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें, वो हमारी ऑडियंस को बताएं जरा। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। पहले तो सर बताइए कि होता क्या है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज अ फैट लाइक सब्सटेंस, वसा जैसा पदार्थ होता है जो कि हमारे बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे हार्मोन सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल का रोल आता है, हमारी जो सेल्स हैं उसकी मेम्ब्रेन्स में कोलेस्ट्रॉल का रोल आता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड, बट देन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। वो बैड कोलेस्ट्रॉल जाके आपके आर्टरीज में जमा होता है, बीट हार्ट की आर्टरीज, बीट दिमाग की आर्टरीज, वो आपके पैर की आर्टरीज हों,
तो वो जहां जहां जाएगा वहां वो ब्लॉक पैदा करेगा एंड वहां ब्लड की सप्लाई वो कम कर देगा. सो बैड कोलेस्ट्रॉल इज नॉट गुड. नाउ बैड कोलेस्ट्रॉल आज के टाइम में मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस, हमारा खराब खाना, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस एंड इन सम पार्ट जेनेटिक्स ऑल्सो. तो ये सब चीजें अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, जेनेटिक्स यू कांट मॉडिफाई, यू कांट डिसाइड हु योर फादर विल बी, बट हाँ खाने पीने में अगर आप ध्यान रखते हैं, वो क्या क्या हो सकता है, आप खाने में क्या ध्यान रख सकते हैं. सैचुरेटेड फैट. सैचुरेटेड फैट मतलब जो एनिमल सोर्स से आने वाला फैट होता है. आप देखिए घी, चीज, बटर, ये सर्दी में जम जाता है, आप गर्म करेंगे पिघल जाता है. तो ये एक जो जमने वाला फैट है दैट इज सैचुरेटेड फैट. वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. लेकिन लोग तो बोलते हैं कि आप घी खाओ, घी ज्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए. नहीं, घी इज रिक्वायर्ड. सैचुरेटेड फैट 5% आपकी बॉडी ले सकती है, बट एक्सेस में लिया हुआ इज नॉट गुड. एक एज के बाद अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो वी टेल देम टू अवॉइड ऑल दिस एनिमल सोर्स ऑफ फैट. और जो गुड फैट है, अब घी मैं लेता था जी, अब आप उसकी जगह मैं क्या लूं, तो यू चेंज दिस विद वेजिटेबल ऑयल्स. वेजिटेबल ऑयल्स दे आर रिच इन पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ओके. मॉडरेशन में. ऐसा नहीं है कि अब बोल दिया है तो तेल ही तेल ले रहे हैं, नहीं. कम अमाउंट में लिया हुआ वेजिटेबल ऑयल इज बेटर देन योर सैचुरेटेड फैट्स, घी, चीज, बटर. तो सर आपने वेजिटेबल ऑयल्स की बात की, कुछ ऑयल्स के ऑप्शन आप हमारी ऑडियंस तक शेयर कर दीजिए जो हेल्दी हो उनके लिए. नहीं, लुक इन मॉडरेशन आई थिंक आप जो भी ऑयल यूज करते हैं, बीट सोयाबीन, बीट ऑलिव, बीट राइस ब्रान, वो आप यूज कर सकते हैं. इट शुड बी इन मॉडरेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यूजिंग दिस ऑयल इज डू नॉट रीहीट ऑयल्स. जो ऑयल को आप रीहीट करते हैं इट इंक्रीजेस ट्रांस फैट्स. आप देखते होंगे जो लोग बाहर खाते हैं मार्केट में, सुबह से शाम तक वो एक ही ऑयल में तल रहे हैं. दैट इज वेरी बैड. दैट इज हाई इन ट्रांस फैट्स एंड ट्रांस फैट इज द वर्स्ट फैट फॉर योर हार्ट. इट इंक्रीजेस योर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल. इट कैन गिव यू लॉट ऑफ डिजीजेस. ट्रांस फैट इज अगेन हाई इन दिस प्रोसेस्ड फूड्स ऑल्सो. जो बेकरी आप खाते हैं काफी ज्यादा, केक्स, पेस्ट्रीज, उसमें भी ट्रांस फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है. तो दिस टाइप ऑफ फैट इज बैड एंड आई थिंक यू शुड absolutely abandon this. Okay. Refined oil अच्छा होता है हार्ट के लिए? नहीं, look, refining means taking care of the impurities. Okay. Refining means look, जैसे सरसों का तेल है मान लीजिए, तो सरसों के तेल को आप रिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं, यू टेक केयर ऑफ द impurities. हमारी जो अथॉरिटी है, फूड रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है इंडिया की, FSSAI. हाँ यस, तो उन्होंने क्लियर गाइडलाइंस बोली हुई है कि रिफाइनिंग द ऑयल is acceptable because it take care of the impurities. Okay. उसके बाद जो बहुत अगर लाउड स्मेल है उसकी या बहुत बैड स्मेल है, पंजेंट है वो, तो उसको थोड़ा सा कम कर देंगे. सरसों का तेल काफी पंजेंट होता है, कई लोग दे आर नॉट एबल टू टेक. स्मेल बहुत हैवी रहती है उसकी. सो इम्प्यूरिटीज को और स्मेल को थोड़ा सा साफ करने के लिए रिफाइनमेंट किया जाता है. सो इफ यू रिफाइन योर ऑयल अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस सो इट इज एक्सेप्टेबल. आजकल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का भी ट्रेंड है, बट उसमें अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है या बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है तो आप जो कई लोग तो वैसे भी नहीं उसको टॉलरेट करेंगे. एंड सेकेंडली जो फूड का टेस्ट है दैट माइट गेट डिजॉल्व बाय द ऑयल, जो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेलिंग ऑयल ले लिया है. तो दीज आर वेरियस रीजंस कि हम लोग रिफाइनमेंट को बोलते हैं कि यू रिफाइन योर ऑयल्स एंड देन यू चूज. इफ यू कैन टेक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट देन कई लोग उसको ले पाएंगे, कई लोग नहीं ले पाएंगे. बिल्कुल. सर हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, तो LDL और HDL ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएं. इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे अलग है एक दूसरे से? Yes, so LDL is low density lipoprotein. Okay. This is a bad cholesterol. ये खराब कोलेस्ट्रॉल जो मैं बता रहा था, आप सैचुरेटेड फैट खाएंगे, आप ट्रांस फैट खाएंगे, आप स्वीट ज्यादा लेंगे, तो आप किसको बढ़ा रहे हैं? दिस LDL goes up. The triglyceride, another type of fat, जो कि बुरा माना जाता है. These cholesterol they go up. ये आपके आर्टरीज में जाके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होंगे एंड वहां पर ब्लॉकेजेस पैदा करेंगे एंड दे विल गिव यू डिजीजेस. द सेकंड दैट इज HDL, दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. H से आप याद कर सकते हैं अच्छा, दैट इज हाउ वी यूज्ड टू रिमेंबर इट. H इज अच्छा, सो HDL इज द अच्छा कोलेस्ट्रॉल, इज द गुड कोलेस्ट्रॉल. सो HDL क्या करता है, वो रिवर्स ट्रांसपोर्ट करवा सकता है.
जहां पर वो जम गया है वहां से उठा के वापस लीवर तक लाने का काम एचडीएल का होता है। सो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अब एलडीएल के लिए तो भाई मैंने बता दिया आपको, सैचुरेटेड फैट कम करिए जी, एक्सरसाइज करिए, नींद पूरी लीजिए, अगर बहुत हाई है तो यू हैव मेडिकेशंस। एचडीएल के लिए क्या करें और एचडीएल क्यों कम रहता है? तो एचडीएल बढ़ाने के लिए देयर आर मेडिकेशंस, बट वी यूजुअली डोंट प्रमोट मेडिकेशंस। हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि इफ यू स्मोक, स्मोकिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि आपका एचडीएल कम हो जाता है। यू क्विट स्मोकिंग, योर एचडीएल चांसेस आर देयर इट माइट गो अप। You start exercising. Exercise can increase your HDL levels. Take good food. अच्छा food, soluble food rich in soluble fibers. Food rich in vitamins, minerals. आप इन सबको लेंगे तो your saturated fat, जो अच्छा फैट है, sorry, HDL, that will go up. तो LDL को आपको नीचे लाना है, ट्राइग्लिसराइड्स को आपको नीचे लाना है, एंड द गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, HDL शुड गो अप। तो दिस इज हाउ वी टारगेट आवर पेशेंट्स के इनके ये लेवल्स को हमें इस तरह से ऊपर या नीचे लाना है। मतलब सर जितना भी आपने बताया, एक चीज जो एक पॉइंटर बाहर निकल के आया वो ये है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देना है। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, आपका प्रॉपर खान पान है, आपका डाइट अच्छा है, एक्सरसाइज आप प्रॉपरली करते हैं, तो आपका हार्ट काइंड ऑफ हेल्दी रह सकता है। अगेन आपको बीपी शुगर है, आपको हाइपरटेंशन है, आपका कोलेस्ट्रॉल खराब है, तो आपको मेडिकेशन को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ये तो एक हेल्दी, अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए मैंने बोल दिया। आजकल 30-40 पे बीपी आ रहा है लोगों को, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया। तो अगर आपको ये सब है तो इन सब के अलावा आपको हो सकता है कुछ मेडिकेशन भी लेनी पड़े जो कि आपके शुगर को और बीपी को चेक में रखें। इवन आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग, आप अपने शुगर को कंट्रोल में नहीं रख रहे हो, नहीं रहता है कभी कभार। अगर आपकी पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रही हैं, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी आप रिड्यूस कर लें वेट को, देयर आर चांसेस के आपको थोड़ी मोड़ी रिक्वायरमेंट डायबिटीज की मेडिकेशंस की, बीपी की मेडिकेशंस की रहेंगी। तो यू नीड टू टेक दोज मेडिकेशंस आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर। सर आपने कुछ मेडिकल कंडीशंस की बात की, जैसे आपने बताया कि अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इसके साथ एक और आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो लोग बोलते हैं कि जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनको हार्ट डिजीज होने का भी रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका क्या कनेक्शन है? लोग, थायराइड जो है वो बेसल हमारे सारे काम करने के लिए वो जरूरी है। हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों में ही हार्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड कम बनेगा बॉडी के अंदर, तो वो हल्का सा मोटापा दे सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मलिटीज आपको रह सकती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकता है। तो कई तरह की बीमारियां हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकती हैं। इवन कार्डियक रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म लोगों में हार्ट के आसपास पानी भरने का चांसेस रहता है। वी कॉल इट पेरिकार्डियल इफ्यूजन। हार्ट के ऊपर की परत के बीच में पानी भी भर सकता है। इसी के उल्टी तरफ हाइपरथायरॉयडिज्म, इवन हाइपोथायरॉयडिज्म में आपकी हार्ट रेट भी काफी स्लो जा सकती है। थायराइड हाइपो में, हाइपरथायरॉयडिज्म जहां पर कि थायराइड बढ़ रहा है, वहां पर थायराइड आपकी हार्ट रेट को बहुत रैपिडली बढ़ा सकता है। इन थायरोटॉक्सिकोसिस जहां पर कि थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई तरह की हार्ट रेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें कि धड़कन बहुत तेज बढ़ गई है, उसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो थायराइड यस श्योरली आपकी हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर आप हाइपो या हाइपर किसी से भी पीड़ित हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली दवाइयां लेनी चाहिए अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलके, नॉट ओनली थायराइड के लिए बट बाकी ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए भी। ओके मतलब आपको एक प्रॉपर चेकअप तो कराते रहना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। ऑल्सो सर आपने ना स्मोकिंग मेंशन किया था कि जिनको स्मोकिंग जो लोग करते हैं ना उनके भी हार्ट पे रिस्क कहीं ना कहीं रहता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्मोकिंग के साथ एक और शब्द आता है अल्कोहल। तो हमें पता है कि अल्कोहल और स्मोकिंग से तो हमारे लंग्स खराब होते हैं, अल्कोहल से लीवर भी डैमेज हो जाता है। क्या हार्ट पर भी इसका असर पड़ता है अल्कोहल का? बिल्कुल। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही हार्ट के लिए नुकसानदायक है। स्मोकिंग आजकल जो आप सुन रहे हो यंग एजेस में जो अटैक आ रहे हैं, काफी बड़ा कारण अर्ली स्मोकिंग, जो स्मोकिंग लोग कर रहे हैं उसके कारण है। स्मोकिंग आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेजेस को बढ़ाता है, आपकी बीमारी जिस एज पे आनी चाहिए उससे पहले लाता है। आप लंग्स की इश्यूज, कैंसर, वो सब तो बातें हैं, बट हार्ट हेल्थ के लिए भी स्मोकिंग बहुत ही खराब है। कमिंग टू अल्कोहल, अल्कोहल जैसे आपने बोला लीवर पे इफेक्ट करता है, और जो अदर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो तो हैं ही। आप ड्रिंक करके सुसाइड्स, होमिसाइड्स, ये सब जो इशू हैं वो तो अलग हैं, बट
अल्कोहल इज द डायरेक्ट मायोकार्डियल टॉक्सिन, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में बिंज ड्रिंकिंग करते हैं तो वो आपके हार्ट की मसल्स को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ वो आपकी हार्ट रेट एबनॉर्मलिटीज को भी पैदा कर सकता है। देयर इज अ स्पेसिफिक डिजीज, उसको हम लोग बोलते हैं हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। अच्छा, ये क्या होता है? हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम में यूजुअली सैटरडे संडेज हैं, हॉलीडे चल रहा है, यू बिंज ड्रिंक एंड द नेक्स्ट डे यू डेवलप दैट हार्ट रेट एबनॉर्मलिटी, जिसको हम लोग ज्यादातर एएफ बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। So you had a binge of alcohol yesterday, one day back, and the next day you have this AF. So this पार्टी is- एनिमल्स। Yes, so this is holiday heart syndrome. So alcohol मैंने बताया एक तो डायरेक्ट इंजरी करता है, हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटीज ये कर रहा है, कई तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो क्रोनिकली अल्कोहल लेते जा रहे हैं, कई तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उनके अंदर होती हैं जो कि आपके हार्ट को अफेक्ट करती हैं। अगेन अल्कोहल लंबे समय तक लिया हुआ हार्ट को डायलेट कर देता है, फैला देता है, उसकी पंप करने की ताकत को कम कर सकता है। ओके। तो हाँ, अब पॉजिटिव अगर बोले तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के ऊपर उसका एक गुड इफेक्ट है, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है जो कि एक खराब कोलेस्ट्रॉल है, बट एचडीएल को भी वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलता हूँ मैं। बट नो डॉक्टर प्रमोट्स अल्कोहल, क्योंकि इसके अदर देन दीज साइड इफेक्ट्स जो मैंने अभी इन्यूमरेट किए हैं, सोशल जो इसके नुकसान है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एक छोटा सा बेनिफिट। तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज अ स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम कार्डियोलॉजी, और मुझे लगता है सिर्फ कार्डियोलॉजी नहीं, ऑल द डॉक्टर्स वी रिकमेंड के नहीं आपको करना बिल्कुल चाहिए। करना। बिल्कुल, आई थिंक जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि आप ट्राई करें कि आप स्मोकिंग और अल्कोहल से अपने आप को दूर रखें, ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहे और आपका हार्ट भी हेल्दी रहे। सर, जैसे कि अभी आपने बताया था कि यंग एज में भी आजकल हार्ट अटैक के या हार्ट प्रॉब्लम्स के काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। रिसेंटली एक केस हुआ था जहां पर एक लड़की थी, वो अपनी सिस्टर की वेडिंग में डांस कर रही थी और उसकी ऑन स्पॉट हार्ट अटैक, आई डोंट नो क्या था वो, बट हार्ट की वजह से कुछ उनको एकदम से साइलेंट अटैक जैसा हुआ और उनकी तुरंत डेथ हो गई, वो गिर गई स्टेज पे। क्या रीज़न था, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, आपको पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि हार्ट अटैक क्या होता है और सडन कार्डियक डेथ या कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। तो हार्ट अटैक आपकी हार्ट की या हार्ट को खून देने वाली आर्टरीज में अगर ब्लॉकेजेस आ जाए और वो 100% बंद हो जाए तो हार्ट का वो हिस्सा उसको बिल्कुल भी खून नहीं मिल पाता है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक। इसके रिस्क फैक्टर्स वही कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, ओबेसिटी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, पॉल्यूशन, तो ये सब हार्ट अटैक के लिए आपको प्रीडिस्पोज करते हैं। इन दैट गर्ल, जो लड़की का आप इंसिडेंस बता रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इट वाज नॉट अ हार्ट अटैक, ओके, इट वाज अ कार्डियक अरेस्ट। नाउ व्हाट इज अ कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, आपके हार्ट का जो मैकेनिकल फंक्शन है, जो वो पुश करने की जो ताकत है, वो सडनली बंद हो जाती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? बड़ा मेजर अटैक कैन कॉज दिस, यूजुअली अरिथमियाज, हार्ट रिदम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इनके केस में कोई कंजेनाइटल बीमारी रही होगी हार्ट की, जो कि एक्सर्शन पे बढ़ गई और उनको उस समय कार्डियक अरेस्ट हो गया। हो सकता है धड़कन बहुत तेज शूट कर गई हो, जिसको कि हम लोग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। हार्ट रेट बहुत तेज शूट कर जाती है, आपके दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंचता, आप अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं, और अगर टाइमली इंटरवीन नहीं किया गया तो यू कैन लूज लाइफ। इस केसेस में, इन केसेस में हमारे देश में तो नहीं है कई जगह पर, बट इफ यू गो आउटसाइड, बाहर जाएंगे तो हर जगह पर एईडीज लगे होते हैं, मतलब आपको शॉक देने के लिए। अगर कोई भी मरीज सडनली अनकॉन्शियस गिर जाए तो फटाफट आप पेशेंट को शॉक देके यू कैन रिवाइव। ये हमारे देश में रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट मुझे लगता है दिख जाते हैं फिर भी, बट जनरल पब्लिक प्लेसेस पे ये नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है, इनको लर्न करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। एक बाय स्टैंडर्ड भी उसके ऊपर या उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके सामने वाले की जान बचा सकता है। इन द मीन टाइम यू कॉल द इमरजेंसी और हॉस्पिटल। तो एईडीज जो होते हैं वो लाइफ सेविंग होते हैं ऐसे सिनेरियोज में। ओके सर, अभी आपने बताया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली। ऑल्सो कार्डियक अरेस्ट और साइलेंट अटैक में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, फाइनली अटैक जो है वो आर्टरीज की ब्लॉक होने से हो रहा है। अच्छा। आर्टरी के ब्लॉक होने से क्या हो रहा है, हार्ट के उस हिस्से को ब्लड नहीं मिल रहा है, दैट पार्ट ऑफ द हार्ट इज डाइंग। फाइनली अगर वो बहुत बड़ा हिस्सा है तो वो हार्ट का काम क्या है, पंप करना ब्लड को। अगर वो हार्ट
आर्टरी बंद हो गई है, उस मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है और फाइनली वो अब पुश नहीं कर पा रही है, देन इट इज कॉजिंग कार्डियक अरेस्ट। एक छोटा सा आपको अटैक पड़ जाता है। हार्ट अटैक इज 100% ऑक्लूजन ऑफ हार्ट को खून देने वाली नस। अगर वो एक नस बंद हो गई, एक हार्ट का छोटा सा हिस्सा खराब हो गया, दैट इज अटैक। बहुत बड़ा अटैक है, कोई बहुत बड़ी नस बंद हो गई जिससे कि हार्ट को खून मिलना बंद हो गया, सडनली आपका हार्ट एकदम बंद हो गया, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। कभी मोस्टली ज्यादातर केसेस में अरिथमियाज, धड़कन बहुत तेज हो गई तो हार्ट अब पुश नहीं कर पाएगा, हार्ट को पुश करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ब्लड आएगा उसके अंदर, वो पुश करेगा। अगर वो बहुत तेज बीट कर रहा है, इट्स फिब्रिलेटिंग, वीटी और वीएफ बोलते हैं हमको, इट्स फिब्रिलेटिंग, इट्स नॉट एबल टू पुश द ब्लड, ये ब्लड को धक्का ही नहीं दे पा रहा है। और आपका दिमाग जो चल रहा है उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है? ब्लड जो कि हार्ट पुश कर रहा है दिमाग तक, अब वो पुश नहीं कर पा रहा है, आपको धीरे धीरे ड्राउजी हो जाओगे, यू विल फॉल, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा है। दिस इज व्हाट कार्डियक अरेस्ट डज। अटैक पड़ेगा, आपको छाती में दर्द होगा, आपको सिम्टम क्या होंगे? छाती में दर्द, जैसे मैंने बताया, पेन होगा, आपको स्वेटिंग होगी, बट यू विल बी स्टैंडिंग। कई केसेस में सडनली आप गिर सकते हो मेजर अटैक के बाद भी, कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट। बट कार्डियक अरेस्ट अगर आपको जो हो रहा है बिकॉज ऑफ रिदम एबनॉर्मलिटी, उसमें पर्सन इज स्टैंडिंग, जैसे इस लड़की के साथ हुआ था, शी विल नॉट हैव एनी सिम्टम, सडनली शी विल, अगर कोई देख रहा हो उसको पास से, तो दे विल ऑब्जर्व कि नहीं समथिंग इज गोइंग टू हैपन टू हर, एंड सडनली शी विल फॉल। दिस इज व्हाट कार्डियक अरेस्ट डज। वो आपके दिमाग तक खून नहीं पहुंचाता, जहां दिमाग को खून नहीं पहुंचा वहां यू विल बिकम अनकॉन्शियस और आप जमीन पर गिर जाते हो। बिल्कुल। सर, जितनी भी ऑडियंस आज हमारा एपिसोड देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि जिनको हार्ट अटैक एकदम से आता है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए तुरंत? क्या स्टेप्स जो हैं वो नेसेसरी स्टेप्स हैं लेने? पहली चीज तो रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए पेशेंट को। ओके। इवन इफ यू आर नॉट, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, आपको डाउट हो रहा है, डाउट के केसेस में भी यू रीच द नियरेस्ट इमरजेंसी, डोंट लूज दैट क्रिटिकल टाइम। आप कंफ्यूजन में टाइम मत लूज करिए, रादर गो टू एक्सपर्ट, लेट देम डिसाइड कि ये क्रिटिकल है कि नहीं सिम्टम। चेस्ट पेन होगा, यू विल रश, आपको पसीने आएंगे, आप इमरजेंसी जाओगे। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, साइलेंट अटैक्स जो हम मिस कर जाते हैं, उसमें आदमी को गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, उन्हें लगता है नहीं ये कुछ नहीं है, मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ, वहां पर वी लूज द इंपॉर्टेंट मिनट्स। कार्डियोलॉजी में मसल इज, वी लूज मसल, वी लूज द हार्ट। तो जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, जितनी जल्दी आप अपनी जो हार्ट की वेस्टिंग मसल्स या हार्ट की मरती हुई मसल्स को रिवाइव कर पाएंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलता है। So first thing is, if you know the symptoms, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। visit अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल। अगर इफ यू हैव समथिंग लाइक इकोस्प्रिन, ब्लड थिनर्स होती हैं, अगर आपके नियरेस्ट कोई आपको सेंटर नहीं है, देन समटाइम्स वी एडवाइस के अगर आपको चेस्ट पेन क्लासिकल है, आप 75 मिलीग्राम की इकोस्प्रिन की 4 टैबलेट्स च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। बट इट इज यूजुअली नॉट एडवाइज, बिकॉज आप सिम्टम्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं एंड रॉन्गली आपने वो दवाई दे दी, तो इट कैन हैव सम बैड इफेक्ट्स ऑल्सो। सो फर्स्ट थिंग, विजिट द नियरेस्ट इमरजेंसी इन केस। हाँ, अगर पेशेंट ड्रॉप डेड हो, मतलब गिर गया है जैसे उसके साथ हुआ था, इन दैट केसेस CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, वो ट्रेनिंग हमारी जनरल पॉपुलेशन को भी मिलनी चाहिए। CPR अगर इफेक्टिवली किया जाता है तो आप उनको रिवाइव कर सकते हो। यू कैन गिव दैट एक्स्ट्रा टाइम जब तक कि हॉस्पिटल या एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी और वो टेक ओवर करेंगे। तो एक इफेक्टिव CPR हमारी जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए, उसके लिए बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, जो कि बहुत लैकिंग है हमारी जनरल पब्लिक में। सेकेंडली, इन सम केसेस हम लोग एडवाइस करते हैं, कभी कभार कोई बैड सीन से या एक्सीडेंट के बाद या कई लोगों में ब्लड देखने के बाद भी ना, दे सडनली फेंट, दैट इज नोन एज वेसोवेगल। दिस इज नॉट लाइफ थ्रेट, ये अपने थोड़े समय में अपने आप रिकवर कर जाता है, बट उसमें भी आपको ध्यान देना होता है कि कोशिश करिए कि पेशेंट के पैर को एलिवेट कर दें ताकि जो ब्लड है वो दिमाग तक चला जाए। बिल्कुल सही। एंड अगर वो वेसोवेगल है, इट विल इंप्रूव। तो इफेक्टिव CPR, इफ यू रिकॉग्नाइज कि नहीं ये मरीज बहुत देर से धूप में खड़ा हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज वेसोवेगल, या पानी की कमी से हुआ है, तो यू कैन ट्राई दिस मैनूवर के पैर ऊपर कर लिए। अगर आप पल्स आइडेंटिफाई करना जानते हैं, अगर आप ब्रीदिंग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पेशेंट को आपको सडनली गिरा हुआ दिखा आदमी, इफ यू कैन सर्च फॉर पल्स आइदर हेयर या फिर यहाँ पर, यू कैन असेस कि वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड देन इफ यू नो, यू कैन स्टार्ट इफेक्टिव CPR, चेस्ट कंप्रेशंस। ओके। हार्ट अटैक से सर रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल, तो हार्ट अटैक जैसे मैंने बताया, इट कैन बी अ वेरी मेजर अटैक और इट कैन बी अ स्मॉल अटैक।
डिपेंडिंग ऑन के कौन सी आर्टरी आपकी इन्वॉल्व हो रही है। और रिकवरी में सिर्फ अटैक ही नहीं, किस मोडालिटी से उसे ठीक किया गया है। मान लीजिए एक आदमी को अटैक पड़ा, अटैक के बाद एंजियोग्राफी करेगी, उसमें देखा गया ऑल द 3 आर्टरीज वर ब्लॉक्ड, नाउ ही अंडरवेंट अ बाईपास सर्जरी, सो द रिकवरी विल बी स्लाइटली लॉन्गर, माइट टेक अ मंथ। यूजुअली एक अटैक के बाद 2 वीक्स में आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है, डिपेंडिंग ऑन कितनी जल्दी आपको इंटरवीन किया गया। एक अटैक पड़ रहा है, एक आर्टरी अटैक मींस अगेन सेम थिंग, आर्टरी इज फुल्ली अक्लूडेड, दिस पार्ट इज नॉट गेटिंग ब्लड, ओके, द अर्ली आई ओपन दिस, जितनी जल्दी मैं इसको खोलूंगा उतनी जल्दी ये रिवाइव कर जाएगी। इसको समझिए एक पौधा है, आपने उसकी पानी बंद कर दिया, पानी अगर आपने 10 दिन बंद कर दिया, नाउ दिस प्लांट इज डेड, नाउ इफ आई ओपन दिस आर्टरी, दिस प्लांट इज नॉट गोइंग टू रिवाइव, क्योंकि वो डेड हो चुका है। तो आपने 1 या 2 दिन बंद किया, अभी तक मुरझाना चालू हुआ था बट खत्म नहीं हुआ था, यू ओपन इट, दिस विल अगेन रीगेन इट्स नॉर्मल ग्लो। ठीक है, वैसे ही हार्ट के साथ है, जैसे मैंने बताया दिनों में होता है पौधों के लिए या प्लांट्स के लिए, हार्ट के लिए इट्स इन आवर्स। आपको अटैक पड़ा, आपने 2 घंटे के अंदर अपनी उस आर्टरी को खोल दिया, हो सकता है कि कुछ भी डैमेज ना हो। आपको अटैक पड़ा, यू मिस्ड दैट इंपॉर्टेंट इनिशियल 12-24 आवर्स, आप 4 दिन बाद आए हैं, नाउ दैट पार्ट इज टोटली गॉन। नाउ इवन इफ वी पुट अ स्टेंट, इवन इफ वी ओपन द आर्टरी, द हार्ट पंपिंग फंक्शन, जो हार्ट की पंप करने की ताकत है, वो उस आर्टरी को खोलने के बाद भी शायद हम लोग अचीव नहीं कर पाए। ओके सर, अभी हमने हार्ट अटैक के बारे में समझा, सिम्टम्स के बारे में समझा और जो मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बात की। एक जो सवाल जो लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं इंटरनेट पे, वो है कि हार्ट के लिए कार्डियो ज़्यादा बेहतर होता है या वेट ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, जो रनिंग या कार्डियो जो भी एक्सरसाइज होती हैं, दे आर डेफिनेटली बेटर, एंड्योरेंस वाले अच्छे माना जाता है, बट वेट ट्रेनिंग का भी अपना इंपॉर्टेंस है। मसल मास आपके इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए, आपको और कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यस, कार्डियो वी श्योरली एडवाइस, जो हमारी AHA है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इट एडवाइसेस 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 7 डेज, मतलब 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, उसमें आपकी वॉकिंग हो गई, ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, थोड़ा सा जॉगिंग हो गई। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो 75 मिनट्स इन अ वीक इज ऑल्सो एनफ। इसके अलावा इफ यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ वेट ट्रेनिंग, नॉट लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा मसल गेन करने की जरूरत है, यू आर नॉट इनटू सम शो बिजनेस जिसमें कि आपको बहुत अच्छा दिखना है, यू आर डूइंग इट फॉर योर हेल्थ, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट ट्रेनिंग ऑल्सो इज गुड फॉर प्रिवेंटिंग दिस लाइफस्टाइल डिजीजेस। ओके, ऑल्सो सर बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, क्या वो जिम ज्वाइन कर सकते हैं, उनको जिम जाना चाहिए? अब हार्ट पेशेंट्स, एक हार्ट पेशेंट जिसको अटैक पड़ा है, उसने टाइमली अपना काम करा लिया, ही इज अ हार्ट पेशेंट, उनको दवाइयां चलेंगी, बट अगर उनका हार्ट परफेक्टली नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, इवन आफ्टर अटैक, ही कैन डू वट एवर रूटीन पर्सन इज डूइंग इफ ही टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हिज BP, शुगर, या जो भी हार्ट की दवाइयां चल रही हैं। इसके अलावा कोई एक पेशेंट है जिसने कि लेट इंटरवीन किया या जिसका हार्ट कमजोर हो गया है, वहां पर उन लोगों को बहुत केयरफुल रह के अपने डॉक्टर के साथ, कोई फिजिकल ट्रेनिंग एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके देन ओनली बहुत ही ग्रेडेड तरीके से उन लोगों की हम लोग एक्सरसाइज को प्रमोट करते हैं। कार्डियक रिहैब, इट्स अ डिफरेंट साइंस। अटैक के बाद पेशेंट्स को हम लोग रिहैब में भी भेजते हैं, जिसका कि हार्ट कमजोर हो गया है, उनको सिखाया जाता है कि व्हाट यू शुड टेक, व्हाट यू शुड नॉट टेक, आपको एक्सरसाइज करनी है तो किस तरह से अपने आप को धीरे धीरे ग्रेड करेंगे, किस तरह से अपने लेवल्स को बढ़ाएंगे, एक कौन से लेवल पे आपको समझ में आना चाहिए कि ना मुझे यहाँ रुकने की जरूरत है, क्या आपकी सराउंडिंग वेदर, अकॉर्डिंग टू द वेदर, हम लोग कभी कभार बोलते हैं कि एक्सट्रीम वेदर में यू ट्राई एंड अवॉइड गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एट 5 AM इन दिल्ली इन विंटर्स। तो कार्डियक रिहैब का बहुत बड़ा रोल है हार्ट फिटनेस के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, और वो इंडिविजुअलाइज होता है। अगेन, एक हार्ट पेशेंट, नॉट ऑल हार्ट पेशेंट्स आर सिमिलर, एक हार्ट पेशेंट दूसरे हार्ट पेशेंट से बहुत तरीके से डिफरेंट होता है। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग डिसाइड करते हैं। बिल्कुल सर, आपने कार्डियक रिहैब की बात की थी, तो काफी लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उनके लिए ज्यादा एक्टिव रहना अच्छा होता है या ज्यादा रेस्ट करना अच्छा होता है? नहीं, इनिशियली अगर आप किसी भी बीमारी से निकल रहे हैं तो यू नीड रेस्ट, योर बॉडी नीड्स रेस्ट, लेकिन आजकल अर्ली मोबिलाइजेशन, जितनी जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बिस्तर से बाहर निकाला जाए। हाँ, यू डेफिनेटली नीड रेस्ट जब आपको अटैक पड़ा है, बट वंस यू हैव रिकवर्ड
1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 10 डेज, उसके बाद यू शुड स्टार्ट योर डेली एक्टिविटी. एक्टिव लाइफ इज डेफिनेटली अ बेटर लाइफ. बिल्कुल. सर, जैसे हमने नींद के बारे में बात की थी कि नींद हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छी होती है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी होती है, हार्ट के लिए कितनी अच्छी होती है? कितने घंटे की नींद जो है वो हमारे हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है? 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. कई लोगों की थोड़ी रिक्वायरमेंट हो सकती है, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड वो. और लैक ऑफ स्लीप, स्लीप की कमी कई तरह की बीमारियों को पैदा करती है. बिल्कुल. आपको स्ट्रेस भी स्ट्रेस होगा. रिलेटेड इश्यूज आएंगे, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज आएंगे. फाइनली दे हैव सीन योर मेंटल हेल्थ इज गोइंग टू अफेक्ट योर हार्ट हेल्थ ऑल्सो. तो यू नीड टू टेक केयर. आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपनी स्लीप का, अपने स्ट्रेस लेवल्स का, अपनी डिप्रेशन का, अगर आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो. बिल्कुल. सर, हमने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपने बताया था कि फूड आइटम्स जो आपको खाने हैं, जो आपको अवॉइड करने हैं, तो बोला जाता है कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वेजिटेरियन डाइट काफ़ी हेल्पफुल रहती है. क्या ऐसा सच में होता है? नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एनिमल सोर्स में थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है. अच्छा. तो अगर आप एनिमल सोर्स के फूड को ओमिट कर देंगे तो यू आर ओमिटिंग दैट सैचुरेटेड फैट. बट हार्ट पेशेंट्स के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक डाइट, हम लोग उसको बोलते हैं डैश डाइट. कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल एस, कैपिटल एच. डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, दैट इज द फुल फॉर्म, DASH. तो एनीबडी कैन गो एंड रीड के व्हाट इज द डैश डाइट. इट इज रिच इन वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, रिच इन फ्रूट्स. इट अलाउज यू, ये आपको अलाउ करती है कि आप डेयरी लें, बट दैट डेयरी, दैट मिल्क शुड बी लीन, मतलब उसमें फैट नहीं होना चाहिए. डबल टोन दूध लीजिए आप, ओमिट दैट फैट. इसके अलावा एनिमल सोर्स में सैचुरेटेड फैट मैंने बोला, बट फिश कंटेन्स लॉट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो आपके हार्ट के लिए अच्छी है, आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है. और भी कई फायदे हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के. अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिश से जो मिल रहा है उसके लिए एटलीस्ट जो गाइडलाइंस बोलती हैं 2 to 3 सर्विंग्स पर वीक. तो अगर आप 2 to 3 सर्विंग्स एक सप्ताह में ले रहे हो, यू टेंड टू फेयर बेटर. आप जो नहीं ले रहे हैं उसके मुकाबले में अच्छा करेंगे. लेकिन हाँ, आपने 2 से 3 की जगह 6 to 7 कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा फर्क आएगा, ऐसा नहीं है. सो फिश दे आर गुड इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो फिश लेता नहीं हूं, मैं कहां से ओमेगा 3 फैटी एसिड लूं. सो हमारे प्लांट सोर्सेज में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है. चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, आई थिंक अलसी जो बोलते हैं, फ्रूट्स, कई तरह के, इवन आपका वॉलनट, अखरोट जो होता है, उसके अंदर भी ओमेगा फैटी एसिड्स काफी हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं. ओके. सर, अभी हमने डाइट के बारे में बात की, एक्सरसाइज के बारे में बात की, अब हम थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं. बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, क्या डिफरेंस होता है इनमें? सो बोथ, दोनों भी ये आपकी हार्ट की आर्टरी की ब्लॉकेजेस को ठीक करने का तरीका है. आर्टरी आप एक ट्यूब की तरह मान लीजिए, ये आर्टरीज हैं, ये ब्लड कैरी करती हैं आपके हार्ट तक. उसमें अगर कहीं एक जगह ब्लॉक आ गया है, जो स्टेंटिंग में क्या किया जाता है, स्टेंटिंग में हम लोग कोई ओपन नहीं किया जाता है, एक वायर के थ्रू हम लोग इस आर्टरी के अंदर जाएंगे, विल पुट अ बलून एंड इन्फ्लेट द बलून, एंड नाउ द आर्टरी इज ओपन, नाउ द ब्लड कैन फ्रीली फ्लो. देन वी पुट अ स्टेंट, बिकॉज इट्स इलास्टिक स्ट्रक्चर. ये इलास्टिक स्ट्रक्चर है, मैंने बलून से फुलाया वो अगेन रिकॉइल कर जाएगा. रबर बैंड है, आपने उसको ऐसे खोला वो खुल गया, जैसे आप निकाला वो रिकॉइल कर गया. तो हमारी आर्टरीज इलास्टिक स्ट्रक्चर होती हैं. तो उसको कैसे आप प्रिवेंट करोगे? तो हम लोग एक मेटल का स्कैफोल्ड, एक पेन की जैसी वो स्प्रिंग होती है उसकी तरह का एक स्कैफोल्ड सा होता है, उसको डाल के छोड़ देते हैं अंदर. नाउ दिस आर्टरी, ये आर्टरी जो है ये खुली हुई है और ब्लड फ्लो आ सकता है इसके अंदर से. ये तो हो गया स्टेंटिंग. बाईपास क्या होता है? दे नाउ बाईपास रोड आपको पता ही होती है, कोई भी कंजेस्टेड जगह को ओवरकम करने के लिए दे विल क्रिएट अ बाईपास. सो ये आर्टरी खराब थी आपकी, इस जगह पे खराब थी, काम इसका कहाँ था? ये जहां पर आगे जाके ब्लड सप्लाई करती है. तो ये हिस्सा खराब है, व्हाट यू डू, आप एक बाईपास बना के आगे लाके जोड़ दिया. तो नाउ दिस ब्लॉक, इसको ओवरकम कर लिया, खून वहां से आएगा और ये आपके हार्ट की मसल तक पहुंच गया. सो दिस इज बाईपास. बाईपास इज यूजुअली रिकमेंडेड जहां पर कि बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं. 3 आर्टरीज होती हैं हार्ट की मोस्ट इंडिविजुअल्स में. अगर बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, कई ब्लॉकेजेस की जो लोकेशन होती है वो इतनी खराब होती है कि बाईपास जरूरी होता है. अगर आप डायबिटिक हैं, बाईपास के रिजल्ट थोड़े से बेटर माने गए हैं.
तो कई सिनेरियोज में डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉकेजेस, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट चॉइस, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज प्रोफाइल, बाईपास या स्टेंटिंग के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो दोनों ही हार्ट की ब्लॉकेजेस को ट्रीट करने का तरीका है, अलग अलग तरीके हैं। बाईपास के बाद क्योंकि आपकी चेस्ट खुलती है तो रिकवरी का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल और भी रिफाइनमेंट आ गई है, बाईपास के अंदर पूरा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो साइड से भी जाके डिपेंडिंग ऑन द डिजीज ठीक कर सकते हैं। स्टेंटिंग जो मैंने बताया, तो दूसरा तरीका है एंजियोप्लास्टी, उसमें भी बहुत रिफाइनमेंट्स आ गई है। इनिशियली मेटल स्कैफोल्ड्स आए थे, उसके बाद घुलने वाले स्टेंट भी आए थे, बट देन वो बीच में फिर बंद हो गए बिकॉज ऑफ नॉट सो गुड रिजल्ट्स। आजकल ड्रग एल्यूटिंग बलून्स भी आ गए हैं, जहां पर कि हम लोग सिर्फ दवाई छोड़ते हैं, कोई मेटल का स्कैफोल्ड या कोई मेटल की चीज अंदर नहीं छोड़ते हैं। तो काफी सारे नए नए इंटरवेंशंस आ रहे हैं। कार्डियोलॉजी और मेडिकल साइंस बहुत रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है, जहां पर कि हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट आप अपने पेशेंट को दे पाएं। बिल्कुल सर, भी आपने बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के बारे में बताया। एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारी ऑडियंस की तरफ से आता है वो है कि हार्ट ट्रांसप्लांट कब कराया जाता है, कब उसकी जरूरत पड़ती है? नहीं, हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में अब तो बहुत काफी हो रहे हैं। अच्छा। इवन हमारे सेंटर में भी हुए हैं। तो कार्डियक ट्रांसप्लांट ऐसी बीमारी के लिए किया जाता है जो कि इररिपेरेबल हो गई है। जैसे हमारा हार्ट या इन जनरल एक आदमी का हार्ट 55% 60% पंप करता है, दैट इज द इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ अ हार्ट, जिसको हम लोग इको में देखते हैं। इट्स अ वेरी रूड, बहुत ही रफ एक आइडिया देता है हार्ट की फंक्शनिंग का। बट अगर कोई आदमी है जिसका कि हार्ट की पंप करने की ताकत बहुत कम हो गई है, कई कारणों से हो सकती है, अटैक के बाद हो सकती है, बिकॉज ऑफ अल्कोहल हो सकती है, बिकॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, ऐसे केसेस में आपका हार्ट बहुत कम काम कर रहा है। ऐसे सिनेरियोज में कार्डियक ट्रांसप्लांट हमें करना पड़ता है, अगर हम लोग मान रहे हैं कि उसकी एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे काफी ज्यादा है। इसके अलावा कई तरह के अरिथमियाज, एबनॉर्मलिटीज होती हैं जो कि करेक्ट नहीं करी जा सकती हैं, वहां पर भी कार्डियक ट्रांसप्लांट का रोल आता है। कई तरह की बहुत खराब कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस में भी कार्डियक ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो कार्डियक ट्रांसप्लांट एक बहुत वाइड स्कोप में दिल को बदलने का एक तरीका है। ओके सर, हमने बात की थी कि आजकल जो यंग लोग हैं उनमें भी हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आज जो 20s और 30s के एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो अपने हार्ट को हेल्दी रख पाएं और जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उससे भी खुद को बचा पाएं? नहीं, पहले चीज तो ये आज की बात नहीं है। लोग कोविड के बाद तो आप हम लोगों को लग रहा है कि बहुत सर्ज आ गया है लोगों में, बट देयर वाज अ स्टडी, एक स्टडी हुई थी 2000 से लेकर 2016 तक उन्होंने देखा था। तो लास्ट 10 ईयर्स में उसमें देखा गया कि 2% इंक्रीज एनुअली हर साल यंग एमआईज में हुई है। दिस इज नॉट अ इंडिया बेस्ड स्टडी, बट हर साल 2% लोग बढ़ते जा रहे हैं, यंग पॉपुलेशन में से अटैक बढ़ रहे हैं उनके अंदर। एंड दिस वाज प्री कोविड। कोविड के बाद 2016 तक की स्टडी थी। कोविड के बाद ये जो 2% इंक्रीज जो थी ये मुझे लगता है कि और ज्यादा हुई है। विद एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है हम लोगों के पास, बट ये सर्ज थोड़ी ज्यादा लगती है। क्यों? कोविड का कुछ रोल है डेफिनेटली। कोविड जो है आपके ब्लड को क्लॉट करवा सकता है आर्टरीज के अंदर। कोविड डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया, हार्ट की मसल्स को इन्वॉल्व करके मायोकार्डाइटिस करके आपको हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है। इसके अलावा कोविड ने सिर्फ आपके हार्ट हेल्थ को अफेक्ट नहीं किया, लोगों के फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं, लोगों के फैमिली मेंबर के लॉसेज हुए हैं, लोग बाहर निकलना बंद कर दिया तो दे लॉस्ट देयर एक्सरसाइज रिजीम, खाना ऑर्डर कर करके मंगवा रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडेड, और ऊपर से कोविड वायरस, इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो रिसेंट टाइम्स में जो हम लोग सुन रहे हैं कि यंग लोगों में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, ये शायद इसका इफेक्ट हो सकता है। अब जो हो रहा है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग कैसे चेंजेस लाके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। स्पेशली जो ये 20, 30, 40 वाला एज ग्रुप है जो कि सोचते नहीं है। 50 के बाद आप सोचोगे नहीं मैं ये कम कर दूं, मैं ये करूंगा, आई विल डू दिस, अब मेरी उम्र हो रही है ना। यंग पीपल थोड़े से बेफिक्र होते हैं, तो वहां पर ये उनको समझना पड़ेगा कि नाउ सिंस दिस डिजीज इज कमिंग अर्ली, जल्दी आ रही है हमारे पास, तो थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा कॉशियस रहें। कॉशियस रहने में क्या होगा? डाइट चेंजेस, मैंने बताया प्रोसेस फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रोसेस फूड में बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, वो आपका बीपी बढ़ाएगा, आपको 10 तरह की हार्ट की बीमारियां देगा। इट कंटेन्स ट्रांस फैट्स, अगेन बैड फॉर योर हेल्थ, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत खराब है। सिंपल सी बात, फ्रेश मीट अगर आप खाते हैं दैट इज एक्सेप्टेबल। प्रोसेस मीट जैसे कि सॉसेजेस हो गई, डेली मीट होता है, और जो भी प्रोसेस मीट आता है उसमें 400% मोर सोडियम,
प्रोसेस करने के लिए आपको लगेगा सोडियम, वो आपको बीपी बढ़ाएगा। तो प्रोसेस मीट, प्रोसेस फूड इज अ स्ट्रिक्ट नो। डाइट में अगेन स्वीट, मीठा बहुत कम रखेंगे। स्पेशली बता रहा हूं मैं आपको, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जो कि ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। सॉलिड फूड अगर आप मीठा खाते हो वो आपको सैटिस्फैक्शन देता है, आपका पेट भरा लगता है। आप लिक्विड पीते हो स्वीट, वो जितना भी शुगर है उसके अंदर, वो सैटिस्फैक्शन नहीं देगा। यू टेंड टू टेक मोर, आप ज्यादा कंज्यूम करते हो। आपको गर्मी लग रही है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो। आपको थोड़ा थका हुआ लग रहा है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो। तो और ज्यादा पीते हो क्योंकि वो सैटिस्फैक्शन देता नहीं है जो सॉलिड फूड के साथ देगा। तो और सॉलिड फूड, जो भी सॉलिड मीठा खाते हो आप, वो यूजुअली ओकेजन्स पे होता है। बर्थडे हो गया, कोई सेलिब्रेशन हो गया, कोई त्योहार हो गया। कोल्ड ड्रिंक तो डे इन डे आउट पी रहे हैं हम लोग। तो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस ये तो बहुत ही हार्मफुल है। सेकेंडली मैंने बोला आपको प्रोसेस फूड स्ट्रिक्ट नो। सैचुरेटेड फैट्स वेरी लेस। सैचुरेटेड फैट्स, घी, चीज, बटर, जो भी जंक फूड हम लोग ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब क्या खाएं, ये तो आपने बता दिया सब क्या क्या नहीं खाना है। क्या क्या खाएं? होल ग्रेन्स, मैंने बताया डैश डाइट, एनीबडी कैन गो एंड रीड, इजीली आप नेट पे देख सकते हैं। DASH, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। प्रमोट्स सॉल्युबल फाइबर्स। सॉल्युबल फाइबर्स फ्रूट्स में मिलेंगे आपको वेजिटेबल्स में मिलेंगे सॉल्युबल फाइबर्स। फूड रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इट ऑल्सो प्रमोट्स, ये बोलता है कि आप थोड़ा मोड़ा फिश 2 to 3 सर्विंग्स ले सकते हैं। हमारे देश में कई लोग वेजिटेरियन हैं, दे डोंट टेक, कोई इशू नहीं है। मिल्क विदाउट फैट, बिना मलाई छान के आप दूध लीजिए, इट इज गुड फॉर यू। नट्स शुड बी इंक्लूडेड। खाने में बादाम, अखरोट का इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। ऑयल है इसके अंदर भी ना, बादाम का भी तेल निकलता है, बट अगर आप सॉलिड में लेते हैं उसके साथ आपको फाइबर्स और इसका जो तेल है, दिस इज गुड फॉर योर ओवरऑल इफ टेकन इन मॉडरेशन, अगर आप एक अमाउंट में लेते हैं तो। ओके सर, एट लास्ट हमारी ऑडियंस को भी बता दीजिए कि हार्ट के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर क्या क्या टेस्ट है जो उनको करवाते रहने हैं। अगर मैंने बताया कि अगर एक तो जनरल होता है कि भाई 30-35 के बाद आपको अपने रेगुलर टेस्ट करते रहने चाहिए, जिसके अंदर कि हम लोग कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल देखते हैं, आपका एक इको करवाते हैं, ECG करवाते हैं। देयर इज अनदर टेस्ट नोन एज ट्रेडमिल टेस्ट। हम आपको दौड़ा के देखते हैं ट्रेडमिल के ऊपर कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है स्ट्रेस को। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि पिताजी को कम एज में अटैक पड़ा हुआ है, आपके ब्रदर या सिस्टर को कम एज में अटैक पड़ा हुआ है, या कोई सडन कार्डियक डेथ की यंग एज में फैमिली हिस्ट्री है, माई कजन हैज हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एट अ यंग एज ऑफ 15-20, तब मेरे दिमाग में आना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने इवैल्यूएशन जल्दी कराने हैं, अर्ली एज पे कराने हैं। तो अर्ली एज मतलब आजकल अगर ऐसी कोई कंजेनिटल इश्यूज हैं तो 20-25 की एज पे भी हम लोग टेस्ट को प्रमोट करते हैं कि ये करना चाहिए आपको। तो ECG, इको, बेसिक टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट मैंने बताया आपको। दीज 3 आर एनफ टू असेस एक अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल को। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, योर शुगर लेवल्स, असेंशियली थायराइड प्रोफाइल भी आपको करवाना चाहिए। इसके अलावा अदर जो टेस्ट हैं जो कि आपको करवाने चाहिए, किडनी फंक्शन एंड लीवर फंक्शन, ये सब कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो कि आपको कराने चाहिए, जो कि एक आइडिया दे सकता है कि यू आर ओके एंड आगे चल के भी आपको कोई इश्यूज आने के चांसेस हैं कि नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है, जो भी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस इंटरनेट पे थे हार्ट से रिलेटेड, उनका आंसर आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और मुझे लगता है कि जो डिस्कशन रहा है वो शायद कुछ हमारी जनरल पब्लिक को हेल्प कर पाए, उनकी हेल्थ को बेटर करने के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज के सेशन में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।